तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ईपो जूजू जिम पहुंचता ही है तो किमुरा ओकी उससे बताते हैं ईपो वक्त आ गया है कि हमारा कमबैक हो। ईपो ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है, वो इसलिए क्योंकि उसकी परेशानी की घड़ियां यहाँ पे खत्म होने को जा रही है और अब ये उसके लिए काफी अच्छी न्यूज थी कि किमुरा, ओकी और ईपो तीनों का कमबैक एक साथ होने को जा रहा है। ईपो के दिल में जो छोटी सी बेचैनी थी वो यहाँ पे खत्म होती है। ईपो सोचने लगता है वक्त आ गया कि मैं अपने कदम सेंटो और मियाटा की तरफ बढ़ाऊं। लेकिन आओकी किमुरा कहने लगते हैं तुम्हारा तो नहीं पता ईपो, मगर हमारे अपोनेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके रिकॉर्ड्स भी काफी ज्यादा मजबूत है, तो अगर हमने उनको हरा दिया तो हमारा करियर काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। खैर यार ताकामुरा सबको बताता है जिसके लिए सबसे ज्यादा ऑडियंस मैच को देखने आएगी उसे मेन इवेंट कहते हैं, तो तुम तीनों के कमबैक का मेन इवेंट किसका होगा। ये सुन के सारे वहीं पे चौंक जाते हैं क्योंकि मेन इवेंट जिसको भी जाएगा उसका करियर काफी ज्यादा मजबूत बनेगा। किमुरा ओकी आपस में लड़ पड़ते हैं कि मेन इवेंट हमारे नाम होगा, तो इसी बात पर एक दूसरे को छोटा करने की पूरी कोशिशों में जारी रहते हैं। तो ताकामुरा उन दोनों को अपनी एक ही स्ट्राइक से जमीन पे पटकते हुए कहता है पागलो, मेन इवेंट किसी और को नहीं बल्कि ईपो को जाएगा, क्योंकि सारी सी बात है ईपो ने दाते के खिलाफ लड़ा हुआ है, वो भी गहरी टक्कर की फाइट, और दाते जैसा फाइटर अपनी ताकत की वजह से काफी ज्यादा मशहूर था, जिसने एक वक्त में वर्ल्ड टाइटल मैच भी लड़ा है। याद रखो दाते हर अरे गहरे फाइटर से लड़ता भी नहीं है, तो मेन इवेंट किसी और को नहीं बल्कि ईपो को जाएगा। मगर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ये सवाल भी होगा कि किमुरा और आओकी ईपो के सेंपाई है, तो ताकामुरा एडवाइस देता है हम लोग ये एक पेपर गेम से डिसाइड करेंगे और तीनों में से जो भी एक बंदा इस गेम को जीतेगा तो बाकी दोनों को ये अपने मुंह से बॉक्सिंग रिंग में कहना पड़ेगा कि वो शख्स हमसे ज्यादा बेहतर है। वो ये पैथेटिक गेम खेल रही होता है कि पीछे से चीफ कामुगावा आ जाता है, वो उन पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो अपनी बरास उतारते हुए कुछ यूं कहता है कि कमीनो तुम तीनों का कमबैक मैच आ रहा है और एक पेपर गेम से तुम लोग डिसाइड कर रहे हो। आखिरकार चीफ उन्हें बताता है जैसे कि ताकामुरा ने कहा दाते की वजह से मेन इवेंट कोई और नहीं बल्कि ईपो ही होगा। ये बात सुन के ईपो को अंदर ही अंदर से इंतहाई ज्यादा खुशी होती है। दूसरे सी में ईपो यही बात बैठ के डिस्कस कर रहा होता है उमेजावा से। उमेजावा उसकी दाद देते हुए पूछता है तो ठीक है फिर तुम्हारा अपोनेंट कौन है। तो ईपो उसका नाम बताता है, उसका नाम है पोंचाई चुतिवाना। तो उमेजावा आगे से कहता है चुतियापा काफी अजीब सा नाम है। तो ईपो से समझाता है वो इसलिए क्योंकि वो थाईलैंड का बॉक्सर है, अब तक उसने 12 मैचेस लड़े हैं, 10 जीते हैं, 5 केओ है और थाईलैंड में उसका रैंक नंबर 3 है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे हैरान करती है कि आज तक वो कभी अपने करियर में एक बार भी नॉकडाउन नहीं हुआ। उमेजावा परेशानी से कहता है वैसे नॉर्मली तुम्हारे पास तुम्हारे अपोनेंट की टिप्स वगैरह भी होते हैं जिसको तुम देख के अपने अपोनेंट को स्टडी कर सकते हो, लेकिन उसके नाम की कोई टिप्स ईपो के पास मौजूद नहीं होते, जबकि उसके अपोनेंट के पास ईपो की टिप्स वगैरह मौजूद होती है। तो तुम ये कह सकते हो जबकि ईपो का अपोनेंट उसे स्टडी करके आएगा, हालांकि ईपो ने अपने अपोनेंट की शक्ल तक नहीं देखी होगी। तो इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ईपो जैसे कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध के लड़ा होगा और वो दूसरा अपनी आंखें खोल के लड़ा होगा। सीन शिफ्ट होके ईपो पे जाता है, ईपो शैडो बॉक्सिंग कर रहा होता है, तभी चीफ ईपो को तहखाने में आने के लिए बोलता है। दूसरे ही पल हम ईपो को तहखाने में देखते हैं, ईपो सोच रहा होता है चलो शुक्र है कि चीफ कामुगावा मुझे दोबारा से स्पेशल ट्रेनिंग देने लगे हैं। चीफ कामुगावा ईपो की ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले ईपो को कहते हैं कि तुम अपने बेजे में साफ साफ बात को बिठा लो कि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीफ कामुगावा रिंग के बीच में रस्सी को बांधते हुए ईपो से कहने लगता है ईपो तुमने हर मैच के बीच में काफी ज्यादा पंचेस को खाया है, चाहे जरूर ये स्पेक्टेटर्स को तो पसंद आता है, मगर ये सब वक्ती गेम है, अगर तुम इतनी ज्यादा हिट्स लेते रहे तो तुम्हारा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैंने काफी ऐसे बॉक्सर्स देखे हैं जिन्होंने अपने करियर में काफी ज्यादा मार खाई है, चाहे वो जरूर जीतते भी है, मगर सिर्फ कुछ ही महीनों और सालों में उनके ब्रेस हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती है, उनका जिस्म कांपने लगता है, ब्रेन कंकशन को फेस करते हैं, कोमा में चले जाते हैं, हड्डी शड्डी टूट जाती है या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। तो इस बार हम कोई नई टेक्निक को डेवलप करने के बजाय तुम्हारे डिफेंस पे फोकस करेंगे। अब हम देख पाते हैं ईपो माकानोची रस्सी के इर्द गिर्द स्विंग कर रहा होता है अपने सर को लेके अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के चक्कर में। साथ ही साथ चीफ कामुगावा ईपो को गाइड कर रहा होता है कि आज के बाद से तुम्हारा ऑफेंस सिर्फ 30% होगा और 70%
तुम्हारा डिफेंस होगा। तुमने पिछले मैच में मियाटा को देखा ही होगा, उसे लगभग एक हिट भी नहीं पड़ी थी। इसके बाद चीफ कामिगावा ईपो के खिलाफ काफी सारे बॉलों को बरसा रहे होते हैं, जिसे ईपो स्विंग करते हुए बार बार डॉज कर रहा होता है। चीफ कामिगावा उसे बताता है कि फिलहाल तो ये तुम्हारा पहला कदम है और पहला कदम थोड़ा सा आसान है। तुम्हारे डिफेंस को मजबूत करने के लिए हम धीरे धीरे करके तुम्हारी ट्रेनिंग को सख्ती में बदल देंगे। दूसरे ही पल हम ईपो को रोड वर्क करते हुए देखते हैं। ईपो पूरी जान लगा के भाग रहा होता है। साथ ही साथ चीफ कामिगावा ईपो पे अपने स्टेप से टूट पड़ता है। उसे मारते हुए कहता है कि कभी भी अपने गार्ड को डाउन मत करो और भागते भागते अब तुम मेरे हमलों को डॉज करोगे। यहाँ तक वो लोग ईपो की पावर और स्टेमिना पे भी फोकस कर रहे होते हैं, जिस वजह से ईपो चीफ को चढ़ाई के ऊपर धक्का दे रहा होता है। ट्रेनिंग करते करते सुबह से शाम हो जाती है। ईपो बहुत बुरे तरीके से थक हार गया होता है। ईपो ताकामुरा को बताता है कि चीफ थोड़ा सा ज्यादा सख्त होता जा रहा है, वो भी काफी जल्दी। वो इसलिए क्योंकि मैंने ब्रेक थोड़ा लंबा लिया था। चीफ मेरे स्टेमिना को रिकवर करने की कोशिशों में जारी है। तो ताकामुरा ईपो से कहता है वैसे ये तो हो के ही रहना था, क्योंकि अलेक्जेंडर वॉक की मिसाल तुम्हारे सामने है। क्योंकि अगर तुम 2 मैचेस लगातार एक साथ हारोगे तो तुम्हारी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा गिर जाती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो फिर तो तुम बॉक्सिंग को भूल ही जाओ और मियाटा से लड़ने का ख्वाब भी तुम्हारा सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। वैसे भी ईपो खुद को देखो, कीड़े जैसे रेंगड़े हो जमीन पे, तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा। ईपो यहाँ पे ताकामुरा से सवाल पूछता है वैसे ट्रेनिंग के बाद चीफ ने मुझे एक अजीब सी बात कही है कि मेरे अगले मैच का विनर वही होगा जो ज्यादा ऊंचाई तक देख पाएगा। आखिर इससे क्या मतलब? तो क्या इससे मतलब कि मेरे गोल्स को मेरे अपोनेंट से ज्यादा बड़ा होना चाहिए? क्या ये मतलब है इसका? तो ताकामुरा ईपो से कहता है मेरे ख्याल से इसका ये मतलब है कि तुम इस तरीके से अपने अगले मैच को जीतो कि तुम्हारा पेट बढ़ जाए। मतलब कि तुम अपने आप को समझते हो, और अगर तुम अपने आप को समझते हो गई तो तभी तो तुम अपने गोल की तरफ बढ़ पाओगे। मगर हम ये भी श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि उस बुड्ढे के दिमाग में तो काफी कुछ चल रहा होता है। वैसे जहाँ तक मार्केट वैल्यू की ही बात है, किमुरा और आओकी की भी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा गिर चुकी है। लेकिन हम किमुरा को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वो बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड रिको को बुलाया मेरे मैच के लिए। उसने मुझे कहा है कि वो किसी दोस्त के साथ आके मुझे चीलिंग करेगी। और जहाँ तक आओकी की बात है, हमें मालूम पड़ता है आओकी की तो गर्लफ्रेंड की अलग नशे है। उसने उसे मेन एंट्री के लिए उसे तोहफा भेजा होता है जिसके ऊपर फ्रॉग बना होता है। आओकी उनसे पूछने लगा है वैसे सच बताना कैसा लग रहा है मुझ पे। आओकी बेचारे को आज पहली बार इतना ज्यादा खुश देखे कोई इसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, यहाँ तक ताकामुरा भी नहीं। तो वो सारे के सारे अपने दिल पे पत्थर रख के काफी मुश्किलों से उसे कहते हैं कि ये तुम पे जज रहा है। किमुरा काफी खुशी ये पहन के गलियों में भाग रहा होता है और सबको दिखा रहा होता है। तो ताकामुरा उसे बताता है वैसे तो मैंने आज तक कड़वी सच्चाई सबको बताई है, लेकिन इस वाली सच्चाई का रंग ग्रीन था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज रहने देता हूँ। सीन शिफ्ट होके ईपो माकनाउची के घर पे जाते हैं, जहाँ पे ईपो सोते दौरान सोच रहा होता है कि पहुंच जाए आखिर किस टाइप का बॉक्सर है, क्या वो करीब से लड़ता है या फिर मियाटा की तरह दूर से लड़ता है। ईपो आज पहली बार रात में काफी ज्यादा नर्वस होता है, जितना वो कभी किसी मैच से पहले नहीं हुआ होता, क्योंकि वो इस टेंशन में होता है कि उसके साथ अलेक्जेंडर वोग जैसा हार ना हो। ईपो सोचने लगता था कि ये मैच मेरी हार के बाद ही क्यों होना था, मतलब कि ऐसी सूरत मुझे हार के बाद ही क्यों फेस करनी पड़ रही है कि एक ऐसा अपोनेंट जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उसके स्टाइल तक को नहीं जानता। अगर ये नॉर्मल मैच होता तो मुझे ज्यादा फिक्र ना होती, क्योंकि मेरी वो पहली हार होती। लेकिन अगर इस वजह से मेरी दूसरी हार हो गई तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि मैं मार्केट वैल्यू को हर हालत में खो दूंगा। मेरे फैंस मेरी तरफ पीट करके खड़े हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में मेरे बारे में भूल भी जाएंगे। अगर फैंस तुम्हारे बारे में भूल जाए तो फिर बॉक्सिंग लड़ना आगे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब फैसला फिर जजेस के हाथ में जाएगा वो सिर्फ ऐसे बॉक्सर को ही जिताएंगे जिसे लोग पसंद करते हो, ताकि उनकी भी रेटिंग बढ़ती जाए। वो इसी बेचैनी में सो जाता है कि उसे ख्वाब आता है कि जैसे कि वो अपने पोचाई नाम के अपोनेंट से काफी बुरे तरीके से हारा है, और इसी परेशानी से ईपो तुरंत से उठ के बैठ जाता है। अब दूसरे सीन में हम ईपो माकनाउची को वही चीफ कामुगावा के साथ सेम रूटीन को फॉलो करते हुए देखते हैं। ईपो सोचने लगता है वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा अपोनेंट पहले से काफी ज्यादा ताकतवर निकला तो फिर तो मेरा डिफेंस भी मुझे नहीं बचा पाएगा। तो इसके साथ ही साथ मुझे एक खतरनाक किस्म की टेक्निक भी चाहिए। ईपो ट्रेनिंग करके जब घर वापस आता है, प्रेशर की वजह
से उसे भूख भी नहीं लगी होती। ईपो अपने आप को कमरे में बंद कर देता है। ईपो ये भी सोच रहा होता है कि अगर इतनी खतरनाक इंटेंस ट्रेनिंग के बाद अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा मेरा जिस्म काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। ईपो के दिमाग में अब बार बार अलेक्जेंडर वॉक का खौफ सा छा गया होता है। फिर ईपो को याद आने लगता है कि दाते से हारने के बाद उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। ईपो ये मन में ठान बैठता है कि वो दोबारा ऐसे दुख से नहीं गुजरना चाहता। ईपो अब जुनून और जज्बे से उबर रहा होता है और अगले दिन हम ईपो को बढ़ बढ़ की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। ईपो मैट पे इतने जोर जोर से पंचेस बरसार होता है कि उसका दर्द यहाँ तक चीफ कामुगावा के सर तक जा पहुंचता है और चीफ कामुगावा यहीं पे नॉकडाउन हो जाते हैं। गिरने के बाद चीफ कामुगावा यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है मगर हॉस्पिटल वाले बताते हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है। दरअसल ठंड में काफी ज्यादा मेहनत की वजह से उनका जिस्म कमजोर पड़ गया। ये सुन के ताकामुरा कहता है ओ अच्छा, मैंने तो सोचा था कि ईपो का पंच उस बुड्ढे को जा लगा। देखते देखते चीफ कामुगावा की एक लम्हे में आंख खुलती है। दूसरे ही लम्हे में वो बैठ के ईपो से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त आ चुका है। तो ईपो कहता है कि नहीं, आपकी सेहत भी जरूरी है। लेकिन चीफ यहाँ पे इनकार करता है तो ताकामुरा उस पर टूट पड़ता है, उसे जबरदस्ती आराम करने पे मजबूर करता है। कुछ देर बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। ईपो चीफ से कहता भी है फिक्र मत करो, मैं कोई एक दिन भी ट्रेनिंग का नहीं छोड़ूंगा। अब ईपो जो जाने ही लगता है। चीफ उससे रुकने के लिए कहता है। वो उससे बताता है मैं जानता हूँ ईपो, अपने कमबैक मैच को लेके तुम इस वक्त काफी ज्यादा बेचैनी सी महसूस कर रहे होगे। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे यकीन था कि तुम दाते से जीत जाओगे, लेकिन उसके लड़ते दौरान तुम्हारी और उसकी ताकत के बीच में बहुत बड़ा फासला था। मगर इसके बावजूद भी जब वो टावल मैंने अपने हाथों से फेंका, मेरे दिल में एक बहुत बड़ा बोझ सा हो गया था। मैं सच कहूँ तो मैं इतने वक्त से अपने आप से ही नाराज था। कभी कभार ये पछतावा भी होता है कि क्या होता अगर मैं वो टावल फेंकता ही नहीं। सोचता हूँ कि अगर टावल ना फेंका होता तो शायद तुम दोबारा से बाजी को पलट लेते। तो ईपो कहता है चीफ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है और अब आप बिल्कुल सही निशाने पे उतरे हैं क्योंकि मैं ज्यादातर हिट्स लेता हूँ जिस वजह से आपको टॉवल फेंकने पे मैंने मजबूर कर दिया था। अब तो हम वैसे भी डिफेंस पे खेलेंगे कि हिट लेने के बजाय हिट को मारो। मेरा रिंग में भी डिफेंस पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो चीफ इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अटैक पावर ही होगी। मैं तो बस इतना सिखाना चाह रहा हूँ कि कट्टर सूरत हाल में भी तुम हैवी ब्लोस को किसी न किसी तरीके से डॉज कर पाओ। हमारी ये ट्रेनिंग इसलिए सिखाई जा रही है कि तुम लोगों के खतरनाक हमलों को डॉज करके उनके इस कदर पास जा सको कि तुम उन पे कयामत की तरह बरस उठो। ये बात याद रखो ईपो, अगर तुम्हें कुछ हिट्स लगती है तो लगने दो, लेकिन जितनी हद तक डॉज कर सकते हो उन्हें डॉज करो। इन दी एंड ऑफ डे तुम्हारा स्टाइल है करीब से लड़ना और करीब से लड़ने में तुम्हें फिर भी हिट लगी जाती है। तुम्हारी ट्रेनिंग का ये मकसद नहीं है कि तुम उसके वार खाए बिना अपना वार करो, बल्कि तुम्हारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है कि उसके वार से पहले अपना वार करो। बस इसे दिमाग में रख के तुम जा सकते हो। हर एक सेकंड को अपनी ट्रेनिंग में बदल डालो। ईपो अब जब गल लौट के जा रहा होता है, ईपो सोचने लगता है। दिखने से तो लगता है चीफ मुझसे भी कई गुना ज्यादा अफसोस में था, क्योंकि चीफ को लग रहा था कि मैं उनकी वजह से हारा हूँ। यहाँ तक चीफ को ये भी लग रहा था कि उनकी ट्रेनिंग में कोई ना कोई कमी सी है। मैं सिर्फ अकेले में नहीं हारा था, बल्कि मेरे साथ मेरा चीफ भी हारा था और मेरे कमबैक मैच पे चीफ को मुझसे कई गुना ज्यादा चिंता थी, जिस वजह से वो मुझे पागलों की तरह ट्रेनिंग दे रहे थे। और अब देखो उन्होंने क्या अपनी हालत कर ली है। जिम लौट जाने के बाद ईपो अपनी ट्रेनिंग में मगन हो जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है तो चीफ चाहते हैं कि मैं हमला और डिफेंस दोनों के दोनों एक साथ करूं, लेकिन दोनों को एक साथ काम में लाने में हमेशा 0.5 सेकंड का फर्क रहा है। मुझे इस फर्क को ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश करनी होगी। तो ईपो सोचने लगता है फिर मुझे एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल या फिर एक ऐसी टेक्निक सोचनी होगी जिसमें मैं अपने आप ही अटैक और डिफेंस को एक साथ कैरी आउट कर सकूं। मेरे ख्याल से इसके लिए मुझे एक टेक्निक की जरूरत होगी। अब हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे चीफ कामुगावा फाइनली हॉस्पिटल से छूट चुके होते हैं, मगर उसे अभी भी ईपो के बारे में काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है। तो यागी उसे तसल्ली देते हुए कहता है फिक्र मत कीजिएगा। ईपो माकानाउची रोजाना आके वही ट्रेनिंग रेजिमेंट्स को फॉलो करता था और साथ ही साथ वो अपने न्यू आइडियाज को भी सोच रहा था। ईपो को पोंचाई के खिलाफ ट्रेनिंग करते करते लगभग 2 महीने हो चुके होते हैं। वेट टेस्टिंग के दौरान फाइनली ईपो की नजर पोंचाई पे पड़ती है कि वो कैसा दिखता है।
है। वे टेस्ट को पास करने के बाद हम इतनी गहरी रात में ईपो को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। उमेजावा ने पहाड़ के पोस्ट को मैट वगैरह से भर दिया होता है। फिर उमेजावा ईपो से पूछता है, वैसे तुम ये क्यों करना चाह रहे हो? वैसे भी काफी रात हो रही है, कल तुम्हारा मैच भी है, क्या तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए? उमेजावा ने ईपो को रेस्ट करने की सलाह दी थी, मगर तब तक उमेजावा को भी उसके चेहरे को देख के मालूम पड़ चुका था कि वो यहाँ पे काफी गहरे मकसद के लिए खड़ा हुआ है। मगर इससे पहले ईपो अपने अपोनेंट के बारे में उसे बताते हुए कहता है, उमेजावा मेरा अपोनेंट इस कदर पावरफुल है कि मैं उसे अपने पंचे से नहीं गिरा सकता। आखिरी बार उसकी मसल पावर को देख के ही मैं समझ गया था कि उसकी बॉडी इन जैसे पंचेस को सहने के लिए ही बनाई गई है। तो तुम ये कह सकते हो, जहाँ पे मैं लोगों को चोट पहुंचाने में माहिर हूँ, वहाँ पे वो सहने में माहिर है। उमेजावा उसकी ये बात सुन के ही समझ गया था कि आज रात वो चमत्कार देखने वाला है। ईपो को ये बात अच्छे से मालूम है कि वो उसे अपने एक पंच से नॉकडाउन नहीं कर सकता। और अब भला किसको क्या ही पता कि ईपो को अपना दूसरा खतरनाक मॉन्स्टर ब्लो मारने का मौका मिलेगा भी या फिर नहीं। उस रात ईपो के मन में काफी सारे सवालात थे, लेकिन उन सारे के सारे सवालात का जवाब सिर्फ एक ही था। ईपो चाहे जरूर आगे तो बढ़ होता है, लेकिन सिर्फ उसका जिस्म हम देख पाते हैं, उसका दिमाग अभी भी सोचों में गुम होता है। उसे चीफ कामिगावा की बात याद आती है कि अपने अपोनेंट के वार से पहले तुमने अपना वार करना है। मगर जरूरी सवाल तो ये था कि ईपो ऑफेंस और डिफेंस को एक साथ कैसे कैरी आउट करे। ईपो अब लहराते हुए अपने टारगेट्स की ओर बढ़ने लगता है। उमेजावा भी उसकी ये लहराई हुई मोमेंट्स को देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ सेफ्टी लॉक को ऑफ करना था। इसके बाद शुरू होती है बम्बार्टमेंट। उमेजावा ईपो की बम्बार्टमेंट देख के परेशान सा रह जाता है। वो चौंक सा जाता है, वो सहन सा जाता है, वो सोचने लगता है, वो समझ जाता है कि कल ईपो का कमबैक मैच है और वो हर एक देखने वाले के दिलों में अपने ट्रेडमार्क का एक दाग सा छोड़ के जाएगा।